सरिता सुबह से रसोई में खाना बनाने में लगी हुई थी। आज रविवार का दिन था, इसीलिए सरिता सबके लिए खाना बना रही थी। तभी रसोई में सरिता की सास मधु और जेठानी कोमल आती हैं। क्या बना रही हो सरिता बहू? लगता है तुमने सब कुछ बना ही लिया है। हाँ मम्मी, मैंने लगभग सारा खाना रेडी कर दिया है। आज मैंने सभी के लिए कढ़ाई पनीर, लच्छा पराठा, साथ में गुलाब जामुन बनाए हैं। क्यों देवरानी जी, एक बार खाना बनाने से पहले हमसे पूछ तो लिया होता तुमने। क्यों दीदी, क्या हुआ? आप लोगों को ये सब पसंद नहीं है क्या? अरे भाई, पसंद और नापसंद की बात ही नहीं है। बात ये है कि हमारे यहाँ हर रविवार को कढ़ी चावल ही बनते हैं और हम अक्सर रविवार के दिन कढ़ी चावल खाना ही पसंद करते हैं। तो तुमने किससे पूछकर ये सब कुछ बनाया? भूल गए क्या कि आज रविवार है? अरे कोमल बहू, इसे कैसे याद होगा? ये तो अभी नई नवेली है ना यहाँ पर कोई बात नहीं सरिता बहू, आज के दिन तो हम यही खा लेंगे, पर अगली बार से तुम ध्यान रखना, हम हर रविवार को कढ़ी चावल ही खाते हैं। लेकिन मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं कि जब मैं शादी करके घर में आई थी तब मुझसे भी यही भूल हो गई थी। मैं रविवार के दिन कढ़ी चावल की जगह कुछ और बना चुकी थी। तब आप लोगों ने मुझसे दोबारा मेहनत करवाई थी। इसलिए मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वही सरिता के साथ भी हो। सरिता, अब तुम दोबारा हम सबके लिए कढ़ी चावल बनाने की तैयारी करो, हाँ नहीं तो। अच्छा ठीक है बड़ी बहू, मुझे अच्छे से याद है कि तेरे साथ क्या हुआ था। सरिता बहू, माफ करना, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों बहुओं के बीच में भी कोई मतभेद हो, इसलिए तुम दोबारा हम सबके लिए कढ़ी चावल बनाने की तैयारी करो। लेकिन मम्मी जी, मैंने इतना सब कुछ जो बनाया है उसका क्या होगा? अरे बहू, हमारी जॉइंट फैमिली है तो ये सब तो आराम से खत्म हो जाएगा, तुम इन सब की चिंता मत करो। ये कहकर दोनों वहाँ से चली जाती हैं और बेचारी सरिता इतना सब कुछ बनाने के बाद फिर से कढ़ी चावल बनाने में जुट जाती है। तभी सरिता का फोन बजने लगता है। सरिता फोन उठाती है और कहती है, हाँ मम्मी बोलो। क्या हुआ सरिता बेटी, बहुत उखड़ी उखड़ी लग रही है तू, तेरा मन ठीक नहीं है क्या? अब क्या बताऊं मम्मी, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती कि कितने अजीब लोग मिले हैं मुझे यहाँ पर। अरे सुबह सुबह उठकर मैंने सबके लिए कढ़ाई पनीर, लच्छा पराठा, गुलाब जामुन बनाए, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो हर रविवार को कढ़ी चावल ही खानी है। तो बस मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और मुझे दोबारा से कढ़ी चावल बनाने के लिए बोल दिया इन लोगों ने। अरे बेटा, जब इंसान जीरो से शुरुआत करता है ना तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी तेरी नई नई शादी हुई है तो तुझे सबके सामने झुककर रहना पड़ेगा, सबकी बातें माननी पड़ेगी। तो उन्हें जैसा ठीक लगता है तो उनके हिसाब से ही अभी काम कर ले। हाँ, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना मम्मी। उन्होंने मुझे कढ़ी चावल बनाने के लिए बोला है तो मैं फिर से लग गई रसोई में काम करने के लिए। बेटा अभी शांत हो जा, अगर ऐसे ही गुस्से में काम करेगी तो तेरा काम और ज्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए तू शांति से काम कर। घर का सारा काम खत्म करने के बाद सरिता अपने कमरे में आराम करने जाती है। तभी जेठानी के बच्चे प्रिया और सोनू अपनी कॉपी किताब लेकर सरिता के पास आते हैं। चाची जी, आप हमें होमवर्क करवा दो ना, कल हमें स्कूल जाना है। मेरा भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अरे बच्चों, अगर तुम्हें होमवर्क करना है तो अपनी मम्मी के पास जाओ ना, वो तुम्हारा होमवर्क करवा देगी। नहीं नहीं चाची जी, मम्मी ने तो बोला है कि अब से आप ही हम दोनों को होमवर्क करवाओगी, स्कूल का भी और ट्यूशन का भी। बेचारी सरिता थकी हारी अब बच्चों को पढ़ाने लगती है, तो वहीं मधु और कोमल दोनों बड़े आराम से मूवी देख रही होती हैं। इसलिए इस तरह से शाम हो जाती है। जैसे ही सरिता बच्चों को पढ़ाकर फ्री होती है, तभी कोमल आवाज लगाकर कहती है, देवरानी जी, अगर आराम हो गया हो तो हम सबके लिए चाय बना दीजिए। अरे शाम के 6 बज चुके हैं, अभी तक चाय नहीं मिली है पीने को। सरिता मन मारकर फिर से रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। ये सिलसिला यूं ही चलता है। घर का सारा खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, हर एक चीज सरिता को अकेले ही संभालनी पड़ रही थी, जिससे वो काफी परेशान हो चुकी थी। इसीलिए एक दिन सरिता अपनी सास मधु से कहती है, मम्मी जी, मेरा काफी दिनों से अपने मायके जाने का मन कर रहा है, आप मुझे 4-5 दिनों के लिए मेरे मायके भेज दीजिए। अच्छा, तो ये बात है। वैसे भी तेरी शादी को धीरे धीरे महीना तो हो ही गया है, तू इस बीच अपने मायके भी नहीं गई है। हाँ मम्मी जी, मेरा बहुत मन कर रहा है अपने मायके जाने का। सरिता और मधु दोनों आपस में बात कर रही थी कि तभी वहाँ कोमल आ जाती है और कोमल मधु पर भड़कते हुए कहती है, मम्मी जी,
अभी सरिता की शादी को ठीक से महीना भी नहीं हुआ है और इसे तो अभी से मायके जाने का नाम लेना शुरू कर दिया। अरे बहू जाने दे, बेचारी का मन कर रहा है, थोड़ा सा अपने मायके में हो आएगी तो इसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन मम्मी जी, अगर देवरानी जी चली जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? आप तो जानती है ना कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा सारा दिन उन्हें संभालने में निकल जाता है, फिर घर का काम कौन करेगा? ये बात भी ठीक कही तूने। बड़ी बहू, अब इस बुढ़ापे में तो मुझसे भी काम नहीं होता, तू तो अपने ही बच्चों में लगी रहती है। सरिता बहू, कुछ टाइम के लिए तू यहीं रुक जा, जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ेंगी तब तू अपने मायके चली जाना, क्योंकि तब तक बड़ी बहू यहाँ रहेगी और घर संभाल लेगी। तब उसके बच्चों को स्कूल जाने की छुट्टी भी तो मिल जाएगी ना, और ना ही ट्यूशन जाना पड़ेगा। एक बार फिर से बेचारी सरिता का मन उदास हो जाता है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर सरिता का पति विनय आता है और विनय सरिता को चुप करवाते हुए कहता है, अरे क्या बात है सरिता, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? क्या बताऊं मैं, आपके घर का सारा काम मैं अकेले करती हूँ, लेकिन फिर भी किसी से कुछ नहीं कह सकती। बस आज मैंने मम्मी से मायके जाने के बारे में पूछा तो जेठानी जी को पता नहीं क्या दिक्कत होने लगी। मम्मी जी ने तो मुझे मायके जाने के लिए हाँ भी बोल दिया, लेकिन जेठानी जी ने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। तभी सरिता के कमरे में कोमल आ जाती है और कोमल सरिता से कहती है, देवरानी जी, आप फिर से यहाँ आ गए आराम करने? अरे भाई, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, इसलिए काम चोरी छोड़कर थोड़ी मेहनत कर लीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आपके घर गृहस्थी को आप अच्छे से चला सके। और हाँ, मैं आपको याद दिलाने आई हूँ, कल रविवार है तो याद से सबके लिए कढ़ी चावल बना देना। कोमल की बातों से विनय समझ जाता है कि इस घर को बिगाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि कोमल ही थी। इसलिए विनय ने ठान लिया कि अपनी भाभी को ठीक करके रहेगा। अगले दिन फिर से रविवार का दिन था। सरिता रसोई में जाती है और खूब सारा कढ़ी चावल बनाकर रख देती है, फिर मार्केट के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद विनय और उसका पूरा परिवार खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी विनय अपनी भाभी को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे भाभी कहाँ हो? अरे जल्दी आओ, भूख लग रही है, सारे खाने का इंतजार कर रहे हैं। तभी कोमल आती है और कहती है, देवर जी, मुझे आवाज लगाने से बेहतर है आप अपनी पत्नी को बुला लेते। भाभी अगर वो यहाँ होती तो मैं आपको क्यों बुलाता? सरिता मार्केट गई है, उसे कुछ जरूरी काम था। अच्छा ठीक है, 10 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ खाना। कोमल रसोई में जाती है और वहाँ से खाना लेकर आती है। खाना खाते ही सबका मुंह बन जाता है। हे भगवान, लगता है सरिता जल्दबाजी में ठीक से कढ़ी चावल बनाना ही भूल गई। ये कढ़ी चावल तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे माँ। हाँ बेटा, इस कढ़ी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पानी में कच्चा बेसन घोल कर रख दिया हो सामने। भाभी एक काम करो, आप दूसरी कढ़ी बना दो, क्योंकि आज तो रविवार है और आज के दिन तो हम कढ़ी चावल ही खाएंगे। अरे अब इतनी जल्दी कढ़ी कैसे बनेगी? रसोई में कल रात की सब्जी रखी है, वही ले आती हूँ, बोलो तो गरम करके मैं। नहीं भाभी, खाऊंगा तो कढ़ी ही। जो नियम शुरू से चलता आ रहा है उसे कैसे तोड़ दें? विनय की बातें सुनकर कोमल को गुस्सा आता है, लेकिन कोमल चाहकर भी सबके सामने कुछ नहीं कह पाती। इस तरह से अगली सुबह कोमल और मधु बार बार सरिता को आवाज लगा रहे थे, लेकिन सरिता की जगह विनय उनके पास आता है और कहता है, माँ सरिता अभी भी सो रही है, उसे कल रात से तेज बुखार है। हे भगवान, लगता है बेचारी अकेले इतना सब कुछ संभालते संभालते बीमार पड़ गई। विनय, जितना हो सके उतना तू सरिता बहू को आराम करने दे। हाँ माँ, मैं नहीं चाहता कि घर के कामकाज के कारण उसकी तबीयत और खराब हो जाए, इसलिए भाभी जब तक सरिता ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। सरिता की तबीयत खराब सुनकर कोमल का मुंह बन जाता है। वो पैर पटकते हुए रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद कोमल अकेले ही पूरे घर का काम करने लगती है। इसी तरह से यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सरिता की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। दरअसल ये सब कुछ सरिता और विनय ने जानबूझकर कोमल को सुधारने के लिए किया था। जब कोमल खुद अकेले घर को संभालती है तब उसे समझ आता है कि एक घर को संभालने में कितनी मेहनत लगती है। देवरानी जी, आप जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि जब से आप बीमार पड़ी हो तब से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई है। अरे जब तक आप नहीं थी तब तक मेरी ननद मेरे साथ हाथ बटाया करती थी। जब ननद की शादी हुई तो मैंने माँ जी से कहकर देवर जी की शादी करवा दी, ताकि मुझे घर के काम से आराम मिले। पर आज मुझे पता चला कि अकेले घर को संभाल पाना कितना मुश्किल है। कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तब जाकर इंसान को समझ में आता है। ठीक वैसा कोमल के साथ भी हुआ। अब वो पूरी तरह बदल जाती है।
इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर का काम किया करती। रुचिका की फेमस चिकन करी की दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। ग्राहक हाथ में टोकन लिए हुए चिकन करी खाने का वेट कर रहे थे। रुचिका सभी ग्राहकों को बारी बारी चिकन करी दे रही थी कि तभी चिकन करी खत्म हो जाती है और रुचिका सभी से हाथ जोड़कर बोलती है, माफ कीजिएगा, जितने लोगों को चिकन करी सर्व हो सकती थी मैंने सभी को कर दी है, और जिन जिन लोगों को नहीं मिली है उनसे मैं माफी चाहती हूँ। आप सभी अपने नाम के टोकन को काउंटर पर दर्ज करवा दीजिए और कल लाकर अपनी चिकन करी रिसीव कर लीजिएगा। रुचिका के हाथों की फेमस चिकन करी खाने के लोग इतने दीवाने थे कि टोकन काउंटर पर अपना नाम लिखवा कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रुचिका अपनी दुकान पर लिखे हुए गरीब की चिकन करी वाले नाम को देखती है और एक लंबी सांस लेती है और अपनी कुछ पुरानी यादों में खो जाती है। रुचिका एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। उसे बचपन से ही पैसे और प्यार की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता भीमलाल उसे बेहद खुश रखते थे। ऐसे ही एक दिन रुचिका का बर्थडे होता है और भीमलाल बोलते हैं, अरे तो आज मेरी गुड़िया रानी को क्या चाहिए इस बर्थडे पर? कुछ नहीं पापा, अपने दोस्तों को तो पार्टी दे ही दूंगी, पर मैं आपके हाथों की बनी हुई चिकन करी खाना चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए बनाएंगे? अरे क्या बात है, जरूर बनाऊंगा भाई, क्यों नहीं बनाऊंगा अपनी बिटिया के लिए। अरे तो पापा बस हो गया ना मेरे बर्थडे गिफ्ट, आपके हाथों की स्पेशली चिकन करी। इतना कहकर रुचिका अपने पिता के गले लग जाती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है। शाम को जब रुचिका अपने घर आती है तो देखती है कि उसके पापा चिकन करी और टेबल पर एक छोटे से केक के साथ उसका इंतजार कर रहे हैं। रुचिका सबसे पहले केक काटती है और फिर दोनों पिता और बेटी बैठकर चिकन करी खाने का मजा लेते हैं। आपको पता है पापा, आपसे अच्छी चिकन करी ना कोई नहीं बना सकता। अरे भला कोई कैसे बना लेगा, भीमलाल की स्पेशल रेसिपी जो है। पापा आप अपनी ये सीक्रेट रेसिपी अपनी बेटी को तो बता ही सकते हो ना। अरे क्यों नहीं, अपनी बिटिया को तो जरूर सिखाऊंगा। हाँ पापा मुझे सिखा दो, कल को मेरी शादी हो गई तो फिर मैं वहाँ पर सबको बनाकर खिलाऊंगी आपकी सीक्रेट चिकन करी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रुचिका और भीमलाल दोनों चिकन करी एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद भीमलाल रुचिका को अपने हाथों की स्पेशल चिकन करी बनाना सिखा देता है और अब रुचिका बिल्कुल अपने पिता की तरह चिकन करी बनाने लगती है। एक शाम भीमलाल काम के सिलसिले में अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था और इसी बीच उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में भीमलाल को गहरी चोटें आती हैं। आसपास के लोग उसे अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। जैसे ही ये खबर रुचिका को मिलती है तो वह जल्दी से अस्पताल पहुंचती है और डॉक्टर से अपने पिता के बारे में मालूम करती है। डॉक्टर मेरे पापा कैसे हैं, ठीक तो है ना? अब हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। सर पे चोट लगने के कारण ज्यादा खून बह चुका है। अब उनका बच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें बचा ले। बाकी सब भगवान के ऊपर है। आप बस ना अपने आप को संभालिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और रुचिका भगवान को याद करते हुए बोलती है, हे भगवान जी मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई। अब मेरे पास एक पापा हैं, कम से कम उन्हें तो मुझसे दूर मत करिए। रुचिका लगातार प्रार्थना करती है और डॉक्टर भी पूरी कोशिश करते हैं और इस दौरान भीमलाल का कमाया हुआ आधे से ज्यादा पैसा उसके इलाज पर खर्च हो चुका था, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाते और आखिरकार भीमलाल दम तोड़ देता है। पिता की मौत के बाद रुचिका को गहरा सदमा लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और अपने पिता के बिजनेस को भी संभालने लगती है। लेकिन कुछ चालबाज लोग वहाँ भी धोखे से रुचिका से सारी धन संपत्ति छीन लेते हैं। अब रुचिका की हालत किसी भिखारी से कम नहीं थी। उसे भीख मांग मांग कर हर दिन अपना पेट भरना पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन रुचिका रोते हुए, हे भगवान किस्मत का खेल भी निराला है। कहाँ मैं गाड़ियों में घुमा करती थी, 10 तरीके के पकवान एक बार में खाया करती थी और आज मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। किस्मत भी क्या से क्या हो जाती है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त भी आ जाएगा।
भटकती बेसहारा रुचिका को बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार किसी के यहाँ झाड़ू पोछी का काम मिल जाता है, जिससे उसे कुछ पैसों की आमदनी होने लगती है। ऐसे ही एक दिन रुचिका को अपने पिता के हाथों की बनाई चिकन करी की याद आ जाती है और वो खुद से बोलती है, अभी तो मेरे पास कुछ पैसे भी हैं और मैं अपना व्यवसाय भी करना चाहती हूँ, तो मैं क्यों ना पापा की स्पेशल चिकन करी बनाकर बेचना शुरू कर दूँ। हो सकता है कि पापा के आशीर्वाद के रूप में वही मेरा साथ दे, और लोगों के घरों में काम करके तो जीवन का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ऐसा विचार करने के बाद रुचिका जिनके यहाँ काम करती थी उनके आगे हाथ फैलाकर वह कुछ पैसे मदद के तौर पर उधार ले लेती है और साथ ही जो पैसे उसने अब तक बचाए थे उनसे वो अपना छोटा सा चिकन करी का ठेला खोल लेती है। ऐसे ही एक दिन रुचिका के ठेले पर भीमलाल की उम्र का एक आदमी आता है। अरे बेटा, एक प्लेट चिकन करी खिलाना। स्वादिष्ट है। वाह, अच्छा लगा खाकर। अब बेटा, अब बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जी पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? अब बेटा, अब तुम दिखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो और ये काम क्यों कर रही हो फिर? विधि का विधान है अंकल जी, कभी मैं रानी थी और आज फकीर हूँ। अरे अब बेटा तुम चिंता मत करो, अब भगवान सबका साथ देते हैं और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। देखो, अगर तुम्हारा बुरा समय आया है तो हिम्मत रखो, अब भगवान तुम्हारा साथ देंगे और अच्छा समय भी आएगा। इतना कहकर वो आदमी चिकन करी के पैसे देकर चला जाता है। धीरे धीरे गरीब रुचिका के चिकन करी के ठेले की बिक्री बहुत अच्छी होने लगती है। लोगों को उसके हाथ की बनी हुई चिकन करी बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है। गुजरते दिनों के साथ ग्राहक और ज्यादा बढ़ने लगते हैं और बात यहाँ तक आ जाती है कि रुचिका ठेले से अपनी दुकान खरीद लेती है और अपनी मदद के लिए कुछ लोगों को भी रख लेती है। किस्मत भी कितनी अजीब है, मैं पैदा अमीर घर में हुई लेकिन फिर गरीब हुई और आज मैं फिर से अमीर हो गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ पापा की सिखाई हुई चिकन करी की वजह से। गरीबी के दिनों में जिन ठोकरों को मैंने खाया और जिस दर्द को मैंने महसूस किया, उसी के चलते मैंने अपनी दुकान का नाम गरीब की फेमस चिकन करी रखा, क्योंकि मुझे पता है जब जेब में पैसे ना होना और भूख से अंतरियों में जान निकले तो कैसा लगता है। ये सोचते सोचते रुचिका की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद वह अपनी आंखों का पानी पोंछती है और अपने घर चली जाती है। रुचिका के पास अब पक्का मकान, पहनने को अच्छे कपड़े, अपनी दुकान से वो भले ही किसी अमीर को खाली हाथ भेज दे, लेकिन किसी गरीब को वो कभी भी भूखा नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ी औरत रुचिका की दुकान पर आती है और हाथ जोड़ते हुए बोलती है, कुछ खिला दो बेटा, बहुत भूख लगी है, बड़े दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खिला दो इस बुढ़िया को। क्योंकि दुकान पर लंबी लाइन लगी थी और वो बुढ़िया सबसे आगे जाकर मांग रही थी, इसीलिए लोगों को गुस्सा आ जाता है और भीड़ में एक औरत बोलती है, अरे हम पागल है क्या जो इतनी देर से लाइन में लगे हुए हैं, और तुम मांगने वाली सबसे आगे जाकर हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। बेटा, मैं इतनी देर तुम्हारे साथ लाइन में खड़े नहीं हो सकती। बेटा, कुछ तो रहम करो इस बूढ़ी औरत पर। अरे काहे का रहम करे, हम भी तो खड़े हैं इतनी देर से, हम तो पैसे देकर खरीदेंगे, लेकिन तू तो मुफ्त में लेने आई है। इस दुकान के ऊपर गरीब लिखा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी आएगा गरीब और मुफ्त में ले जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मुंह उठाया और चले आते हैं यहाँ पे। इतना कहकर वो औरत लाइन से बाहर निकल उस बूढ़ी औरत को धक्का देती है। तभी वहाँ रुचिका आती है और बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, आपको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अगर वो चिकन करी मांग रही हैं तो क्या गलत किया उन्होंने? अगर इसे ये फेमस चिकन करी खानी है ना तो इसे बोलो जाकर पैसे लेकर आए और हम सब की तरह ना लाइन में आए। देखिए, मेरी दुकान पर आए हुए सभी ग्राहक एक समान है, फिर चाहे कोई बड़े बंगले से आया हो या फिर चाहे कोई सड़क के किनारे से उठकर आया हो। आपको यहाँ खड़े होकर किसी आदमी या फिर औरत की हद नहीं बतानी चाहिए और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे ग्राहकों के साथ बदतमीजी करें। और अगर आप अपनी आदत नहीं सुधार सकती तो मुझे आप जैसे ग्राहकों की कोई जरूरत नहीं है। रुचिका की बात सुनकर वो औरत वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रुचिका बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ
उस बुजुर्ग महिला को अपने हाथों से गर्मा गर्म चिकन करी खिलाती है और साथ ही बाकी सभी ग्राहकों को भी चिकन करी सर्व करती है। और अपने अच्छे व्यवहार और अच्छी चिकन करी के कारण रुचिका हर दिन और ज्यादा फेमस हो जाती है। आरती को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। अक्सर ही वो कुछ न कुछ सिलती ही रहती, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद होता है गाउन बनाना। यूँ तो हर कोई इसके सिले गाउन की तारीफ किया करता, लेकिन उसकी सास थी कि मजाल कभी आरती की तारीफ कर दे। उल्टा वो तो आरती को हमेशा ही डांटती रहती। मनोज भी अब उसे हर बात पर टोकने लगा था। आरती, क्या दिक्कत है तुमको? क्या परेशानी है यार? जब देखो तब सिलाई लेकर बैठ जाती हो। हैं? घर के काम कौन करेगा? मेरी माँ काम करती है सारा घर का। कभी हाथ बटा दोगी तो हाथ के घिस जाएंगे तुम्हारे। मैं घर का सारा काम करने के बाद ही सिलाई करती हूँ। तो आप ही बताओ कि इसमें भला मेरी क्या गलती है? अरे बेटा मनोज, रहने दे। ये हमारी कहाँ ही सुनने वाली है। इसने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है। आरती को जब भी टाइम मिलता वो गाउन सिल देती। अब तो आस पड़ोस के लोग भी उसके गाउन की तारीफ करने लगे थे। पड़ोस की औरतें आरती के पास जाने लगी कि वो भी उनकी बेटियों को गाउन बनाना सिखाए। लेकिन ये बात ना तो मनोज को और ना ही उसकी माँ को, दोनों को ही अच्छी नहीं लगती थी। मनोज जी, किसी को सिलाई सिखाना कोई गलत बात थोड़ी ना है। वैसे भी लड़कियां अगर कुछ काम करना सीख जाएं, तो जिंदगी भर किसी पर निर्भर तो नहीं रहेंगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं? सारे देश की लड़कियों का ठेका तुम नहीं ले रखा है? अरे भाई, इसने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। एक काम कर, तू इसके मायके वालों को यहाँ बुला, वही समझा पाएंगे अब इसे। अपनी माँ की बात मानते हुए मनोज आरती के मायके वालों को फोन करता है और उन्हें घर पर आने को कहता है। अगले ही दिन आरती की माँ वहाँ पर आ जाती है। देखो जी, आपकी लड़की जब देखो तब सिलाई ही करती रहती है। अरे समधन जी, सिलाई करने में क्या बुराई है? देखो, बात ऐसी है कि हमें नहीं पसंद है कि वो दिन भर सिलाई करती रहे। अरे दिन भर गाउन सिलती रहती है, ये कोई बात है? घर में और भी काम होते हैं, लेकिन वो है कि अपना सारा ध्यान सिलाई में ही लगाए रहती है। अरे समधन जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? हमने ही अपनी बेटी को सिलाई सिखाई है ताकि वो किसी और पर निर्भर ना हो। अब जब माँ ही ऐसी बात कर रही है तो बेटी तो ऐसी बात करेगी ही ना। ये सारे एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। मम्मी जी, हमने आपको बुलाया है ताकि आप अपनी बेटी आरती को समझाओ। हम तो समझा समझा के थक चुके हैं, शायद आपके समझाने से समझ जाए। देखो आरती, अगर तुम्हें सिलाई करनी है ना तो तुम हमसे अलग हो जाओ, फिर जो मन करे वो आराम से करती रहना। माँ जी, मैं अलग क्यों हो जाऊँ? आरती, माँ गलत भी क्या कह रही है? तुम जब देखो तब सिलाई लेकर बैठी रहती हो। अरे घर के काम ना करने के बहाने हैं ये सब। अब तुम एक काम करना, घर के बाहर जो कमरा है ना वहाँ रहना, अंदर मत आना। अब बेचारी आरती को ये भी नहीं पता था कि उसका गाउन सिलना उस पर किस कदर भारी पड़ेगा। वो तो बस इसे अपना हुनर समझती थी, लेकिन उसके सास और पति को ये फालतू काम लगता। उन्हें तो इस बात की समझ ही नहीं थी कि वो इस काम से पैसा भी कमा सकती है और जरूरत आने पर घर का खर्च भी चला सकती है। बेटा आरती, जब तुम अलग हो ही रही हो ना, तो एक काम करो, तुम ना अपना सिलाई का काम शुरू करो। तुम गाउन सिलना और उसे बेचकर अपना खर्चा निकालना और बाकी लड़कियों को भी सिखाना। इससे तुम्हारी आमदनी और ज्यादा हो जाएगी और लड़कियां सीख भी जाएगी। मैं तो चाहती हूँ और लड़कियां सीखे और किसी पर निर्भर ना हो। अब आरती अपने सास और पति से अलग रहने लगती है और सिलाई कढ़ाई का काम अच्छे से करती है। इतना ही नहीं, अब तो 4 लड़कियां उसके पास गाउन सिलने के लिए भी आती हैं, जिन्हें वो बहुत अच्छे से गाउन सिलना सिखाती है। ऐसे ही आरती का काम चलता रहता। क्या हुआ आरती, तुम्हारा सिलाई का भूत उतरा नहीं क्या अभी तक? अरे हमसे दूर रहकर क्या ही मिल जाएगा तुमको? जिद को छोड़ो और घर वापस आ जाओ। मनोज जी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। मैं अपने लिए और लड़कियों की भलाई के लिए काम कर रही हूँ। अरे इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ मनोज, रहने दे। एक दिन आरती के पास एक औरत आती है और वो बहुत ही सुंदर सी साड़ी लाती है और कहती है, आरती बेटा, ये लो, तुम्हारे लिए ये छोटा सा तोहफा है। अरे आंटी जी, इसकी क्या जरूरत थी? बेटा, तूने हमारी बेटी को जो काम सिखाया है उससे वो अपना और अपने बेटे का पेट भर पा रही है। तू तो जानती है कि उसके पति के मरने के बाद उसकी सास ने उसका जीना हराम कर दिया था। आंटी जी, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी बेटी अब किसी पर निर्भर नहीं है और वो अपना और अपने बेटे का पेट भरने में सक्षम हो गई है। ये सारी बातें मनोज और उसकी माँ भी सुन रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने आरती के काम की अहमियत नहीं समझ आती।
लेकिन फिर एक दिन माँ मैं बर्बाद हो गया माँ। क्या हुआ बेटा? तू इतना क्यों परेशान है? माँ, जिस कंपनी में मैं काम करता था वो बंद होने की कगार पे आ चुकी है और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। ये बात सुनकर मनोज की माँ के तो होश ही उड़ जाते हैं। दोनों माँ बेटा परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे घर खर्च चलेगा। आरती को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी सास और पति से मिलने घर के अंदर आती है। मनोज जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे परेशान ना होऊं तो क्या करूं? डांस करूं यहाँ पर? माँ जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं कह रही हूँ कि अब इस बुरे वक्त में मैं मदद करूँगी आप लोगों की। क्या? तुम करोगी मदद मेरी? कैसे करोगी जरा बताना। मनोज जी, मैं सिलाई करके इतने पैसे कमा सकती हूँ कि हमारे घर का खर्चा अच्छे से चल जाए। तू तो रहने ही दे। तुझे तो बस मौका चाहिए हमारे घर में आने का। माँ, आरती सही कह रही है। इसकी बात अब मुझे समझ में आ रही है। हमें न कभी किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। हाँ मनोज जी, सिलाई के जो भी पैसे मुझे मिलते हैं ना, वो हम घर के खर्च में इस्तेमाल किया करेंगे। तब तक आप अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ लेना। आरती, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, तुम्हारा बहुत अपमान किया, लेकिन फिर भी आज जब मुझे जरूरत है तो तुम मेरे साथ हो। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, लेकिन अपनी की हुई गलती और अपने कहे हुए शब्दों पर मैं पछता रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। तूने मेरे बेटे को भी अपने वश में कर लिया। अब मैं क्या करूँगी? मेरा बेटा भी अब मेरे पास नहीं है, वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। माँ, देखना तुम्हें भी ना एक दिन आरती की बातें समझ में आ जाएंगी। अब तो आरती पहले से भी ज्यादा मेहनती हो चुकी थी। पहले से भी ज्यादा वो गाउन सिलने लगी। पहले से भी ज्यादा उसके बनाए गाउन बिकने लगे। लोगों को उसके सिले हुए गाउन बहुत ही पसंद आते और ऐसी आरती पैसे कमाने लगी और घर खर्च में मदद करने लगी। मनोज अब आरती का साथ देता, उसकी बातें भी सुनता और इसी बीच मनोज की माँ बीमार पड़ जाती है। माँ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तुम्हारा इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। मनोज बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा सकें। अरे माँ, क्यों चिंता करती हो? आरती है ना, वो इतनी मेहनत करती है। किसके लिए करती है? हमारे लिए करती है ना, तो पैसा दे देगी वो। हाँ माँ जी, आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज अच्छे से करवाइए। सास अपने मन में सोचती है कि मैंने हमेशा ही आरती को उसका काम करने से रोका है। मैंने उसे न जाने क्यों ही कुछ कहा, लेकिन वो कभी भी मेरे बारे में गलत नहीं सोचती और आज भी वो हमारे बारे में ही सोच रही है। इसलिए वो दिन रात मेहनत करती है। जब जब मैं बीमार पड़ती हूँ वो एक बार भी पैसा देने से पहले नहीं सोचती। मेरी बहू कितनी अच्छी है। आरती, क्या तू मुझे माफ कर पाएगी? मैंने तेरे साथ न जाने कितना गलत बर्ताव किया। मैंने तो तुझे घर से ही निकाल दिया, लेकिन फिर भी तू मेरी कितनी चिंता कर रही है। अरे आप तो मेरी सास है, भला आप मुझसे माफी क्यों मांगती हो माँ जी? आप अभी डॉक्टर के पास जाइए और जाकर अपना इलाज करवाइए। मनोज अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उनका अच्छे से इलाज करवाता है। दोनों घर पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि आरती घर का सारा काम कर चुकी है और खाना भी बना चुकी है। आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैंने आप सभी के लिए खाना बना दिया है। हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आरती यार, तुम तो कमाल की हो। अरे तुम तो बुरे वक्त में भी ना समझदारी से काम लेती हो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम जैसी पत्नी मुझे मिली है। अरे बस भी कीजिए, मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। हाँ बहू, मनोज कुछ गलत नहीं कह रहा। अब तुम घर में ही रहकर गाउन सिलने का काम करना और हम भी तुम्हारी मदद किया करेंगे। इस तरह अपने हुनर से और अपने अच्छे स्वभाव से आरती ने बुरे वक्त में अपने परिवार की मदद की और सभी की सोच को भी बदला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।